बुधनी विधानसभा क्षेत्र में माननीय शिवराज जी का इतना वर्चस्व है कि लोगों के दिमाग में उनकी छवि बनी हुई है। और उसका दूसरा कारण ये है कि यहाँ पे विपक्ष है ही नहीं। पब्लिक के यदि नाराज़गी भी है तो उसके पास ऑप्शन नहीं है। लाडली बहना जो योजना है उसने डेकाड्रॉन का काम किया है बीजेपी के लिए। लाडली बहना योजना जिस प्रकार से आई और जनता को जिस प्रकार से, महिलाओं को जिस प्रकार से जो 3 जो किस्तें मिल गई अंतिम समय में, तो कहीं ना कहीं ये मान लें कि परसेंटेज तो बीजेपी का बढ़ा है। नल भी है, टोटी भी है, पर पानी नहीं है। बस वही अवस्था इस पूरे क्षेत्र में कहीं ना कहीं दिखाई देती है। सड़कों का जाल बिछाया गया है, परंतु उन क्षेत्रों में बिछाया गया है जहाँ से सरकार को लाभ हो रहा है। उन गांवों से में जाल नहीं बिछाया है। यहाँ ग्रामीण आज भी मूलभूत सुविधाएं से वंचित है। क्योंकि 18 वर्ष सरकार रही है तो सरकार को विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है, लेकिन समय रहते सरकार ने इसमें सुधार करने की कोशिश की है। ये चुनाव मुझे जहाँ तक लगता है कि लाडली बहना और आदिवासियों पर ये चुनाव लड़ा जाएगा। मध्य प्रदेश की बुधनी विधानसभा है जहां पर हम कलम की सिपाहियों के साथ एक गोष्ठी कर रहे हैं। और बुधनी विधानसभा तथा मध्य प्रदेश के तमाम विधानसभा का जो एक फिगर है चुनाव को लेके, उसके बारे में हम जानने की एक कोशिश कर रहे हैं, पड़ताल करने की कोशिश कर रहे हैं कि धरातल पे क्या कुछ हो रहा है, क्या खिचड़ी पक रही है, क्या हालात आगे आने वाले हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव एकदम सन्निकट है। कलम के सिपाहियों से गोष्ठी करने का उद्देश्य महज इतना है कि आपकी हर घटना पर एक पैनी और सटीक नज़र है। आप सच के साथी हैं, लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ हैं। सरकार के नियमों, सरकार की योजनाओं और सरकार के कामकाज का जो लेखा जोखा पत्रकार साथियों के पास होता है वो शायद किसी के पास नहीं होता, क्योंकि ये सरकार से भी जुड़े रहते हैं और जनता से भी जुड़े रहते हैं। इन दोनों के बीच में जो सच होता है वो निकाल कर आपके पास पहुंचाते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे तमाम पत्रकार साथियों का। परिचय करा दूं एक बार। हमारे बीच में अमित वर्मा जी हैं, जी क्षमा करें, अमित शर्मा जी हैं, पंजाब केसरी टीवी 24 से वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुनील कसेरा जी हैं, बंसल न्यूज़ और EMS टीवी देखते हैं। संतोष मीणा जी हैं, स्वराज एक्सप्रेस और MP न्यूज़ देखते हैं। संतोष राजपूत जी हैं, पत्रिका समाचार और पीपुल्स समाचार देखते हैं। सत्येंद्र सोलंकी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। संतोष खंडेलवाल जी नई दुनिया अखबार देखते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हेमंत वैष्णव जी समय जगत के वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी पत्रकार साथियों का स्वागत है। शुरुआत करते हैं इस बात से कि बुधनी विधानसभा आप लोगों का कर्म क्षेत्र रहा है। शिवराज सिंह चौहान जी की ये विधानसभा है, मुख्यमंत्री हैं। सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री रहने का उन्हें गौरव प्राप्त हुआ है। सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री रहने का गौरव और बुधनी विधानसभा की ज़मीनी हकीकत, इन दोनों के बीच में आप कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, देखा जाए तो चौथी बार उनको ये अवसर मिला है। और बुधनी विधानसभा सीहोर ज़िले की जो 4 विधानसभाओं में से एक है। और विकास की जिस प्रकार से अपन चर्चा करें या बात करें तो पूरा 18 साल का भी एक खाका तैयार करा जाए और उनके कार्यकाल को देखा जाए तो शुरू के जो कार्य रहे हैं उनके 10 वर्षों को देखा जाए तो वो काफ़ी लोगों को लगा भी, विकास को भी लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं बुधनी में विकास देखा जाएगा। और अब जो ये सत्र जो चल रहा है, जो ये 3 वर्ष का जो सत्र चल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं जो जनता में एक छोटी सी नाराज़गी भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। और ख़ास तौर पे नाराज़गी अपन बात करें तो स्थानीय जो नेता हैं, जिस प्रकार से स्थानीय नेता जो विकास की बातें करते हैं, वो स्थानीय नेता से कहीं ना कहीं जनता नाराज़ है। अभी कुछ समय पहले भी हमने नर्मदा क्षेत्र का जो दौरा करा था, उसमें भी काफ़ी लोगों से इस विषय पर चर्चा की गई थी। कहीं ना कहीं वो मुख्यमंत्री के तौर पे ज़रूर शिवराज जी को देखना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री अभी रहें वो और अपना 5वां जो कार्यकाल है वो शुरू करें। लेकिन जो स्थानीय नेता हैं वो कहीं ना कहीं नाराज़गी का उनका बहुत बड़ा एक सवाल है। नाराज़गी देखी जाए तो रोड पे नाराज़गी है, नालियों पे नाराज़गी है। आज शिवराज जी बात करते हैं कि हमने घर घर पानी पहुंचाया है। एक बहुत बड़ा भी है कि यहाँ पे मर्दानपुर में जो लाइन बिछाई है और पूरे क्षेत्र में गई है, लेकिन नल है, टोटी है, लेकिन उस टोटी में से पानी नहीं है। ये बहुत बड़ा
सवाल जनता के सामने है। काफ़ी बड़ा एरिया देखा जाए जिसमें आज भी टोटी ज़रूर है लेकिन उससे पानी नहीं आ रहा है। रोड की अगर बात करें तो अभी कुछ दिन पहले भी आप देखा होगा कि काफ़ी ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ रोड नहीं बने हैं। कहीं ना कहीं आज भी ग्रामीण मूलभूत सुविधाएं जिस प्रकार से अपन बात करें तो उनसे कहीं ना कहीं वंचित नज़र आता है। अमित शर्मा जी, पंजाब केसरी के आपका मानना है कि मुख्यमंत्री जी द्वारा यहाँ पर जो जल योजना का यहाँ पर जाल बिछाया गया है वो हाथी का दांत साबित हो रही है। सुनील कसेरा जी बंसल न्यूज़ से हैं, आपकी इस पर क्या टिप्पणी हो सकती है? मैं यही कहना चाहूँगा कि विकास बीते 18 सालों में मुख्यमंत्री के क्षेत्र में हुआ तो है, परंतु उस विकास का सही तरीके से धरातल पे वो उतर नहीं पाया है। बिल्डिंगें तो बन गई, यदि मैं बात करूँ कि हमारे यहाँ छोटे छोटे क्षेत्रों में कॉलेज बना दिए गए, पर विद्यार्थियों पर शिक्षक नहीं है। तो यदि शिक्षक नहीं होंगे तो स्वाभाविक रूप में उनका ज्ञान कैसे होगा? क्या सिर्फ टोंटी भर पढ़ने से देश का युवा ज्ञानी बन जाएगा? जब तक कि वो प्रैक्टिकल रूप में नहीं सीखेगा, नहीं पढ़ेगा, उसको कोई नहीं पढ़ाएगा, जब तक कुछ नहीं हो सकता। इसी प्रकार से हर चीज़ में यदि देखा जाए तो कहीं ना कहीं यही प्रतीत होता है कि विकास 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 की बड़ी बड़ी बातें तो की जाती हैं, पर जो विकास यहाँ होना था, क्या इंडस्ट्री इस क्षेत्र को मिली? नहीं मिल पाई। उसके कारण युवा बेरोजगार घूम रहा है। आज स्किल डेवलपमेंट की बात की जा रही है, परंतु धरातल पे क्या है तो देखा जाए तो शून्य। आज मामा कोचिंग क्लास के माध्यम से युवाओं को पढ़ाने की बात हो रही है, परंतु उसमें भी घोलमेल है। तो इस प्रकार का विकास यहाँ कहीं ना कहीं दिखाई देता है। मैं अमित जी की बात से सहमत हूँ कि नलों की नल भी है, टोटी भी है, पर पानी नहीं है। बस वही अवस्था इस पूरे क्षेत्र में कहीं ना कहीं दिखाई देती है। सड़कों का जाल बिछाया गया है, परंतु उन क्षेत्रों में बिछाया गया है यहाँ से सरकार को लाभ हो रहा है, उन गांवों से में जाल नहीं बिछाया है। यहाँ ग्रामीण आज भी मूलभूत सुविधाएं से वंचित है। अभी विगत दिनों ही एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें सरपंच रोड पे खड़ा हुआ है और जननी एक्सप्रेस नहीं जा पाई, तो एक अन्य व्यक्ति ये पूछ रहा है कि ये आपके गाँव का विकास है। तो कहीं ना कहीं इस बात को मानना पड़ेगा, कहना पड़ेगा कि विकास तो के लिए पैसा भी आया, फंड भी आया, परंतु सही दिशा में वो नहीं लगा, जिसके कारण लोग आज भी वंचित हैं। जी, बंसल न्यूज़ के सुनील कसेरा जी का मानना है कि सड़कें बनी हैं लेकिन टूटी हैं, विद्यालय है लेकिन शिक्षक नहीं है, टूटी है लेकिन पानी नहीं है। संतोष मीणा जी स्वराज एक्सप्रेस हैं, आपकी भी संक्षिप्त टिप्पणी ले लें इस पर। जी, मैं बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि यहाँ पे जो विकास तो हुआ है लेकिन उसका ठीक से क्रियान्वयन नहीं हुआ। जिस प्रकार करोड़ों रुपए की राशि यहाँ मंजूर की गई, लेकिन उसको देखने वाला कोई नहीं है। हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार हुआ है। कि बात की जाए तो जो बीजेपी के नेता हैं, विकास उनका ही हुआ है, आम लोग तक अभी विकास पहुँचा नहीं है। अंतिम छोर का व्यक्ति आज भी वैसा ही है। जैसे बात की जाए रोजगार की, रोजगार में कुछ नहीं मिला। अगर बात की जाए शिक्षा की, स्कूल है कहीं पर शिक्षक नहीं है पढ़ाने के लिए। आज जो शिक्षकों की भारी कमी है, जिसके कारण कई स्कूल है सब्जेक्ट के टीचर नहीं है, पर उस ओर किसी का ध्यान नहीं है। अगर हम बात करें कि जैसे ग्राम पंचायत में एक छोटे छोटे कार्य होते हैं कि लोगों को अगर पंचायत में बैठकर उनके काम किया जाए तो 100% हो सकते हैं, परंतु अगर हम बात करें कि मुख्यमंत्री के क्षेत्र में आज ग्राम पंचायत में बैठने वाला कोई नहीं है। रोजगार सहायक नहीं बैठता, सचिव नहीं बैठता। अगर वो अपनी समस्या लेकर अगर जनपद भी आते हैं तो उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। इसलिए आज जनता आज भी परेशान है। वो चाहती है कि सत्ता तो बीजेपी के आए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी रहें, लेकिन दिक्कत ये है कि उनके जो निचले नेता है वो उनसे संतुष्ट नहीं है। संतोष मीणा जी का आरोप है कि मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में शिक्षा का जो एक स्तर होना चाहिए, शायद उस लिहाज से वो स्तर नहीं हो पा रहा है। और आप सभी जानते हैं कि शिक्षा किसी भी समाज या किसी भी राष्ट्र, किसी भी राज्य या देश को ऊपर ले जाने में सबसे अहम भूमिका निभाती है। संतोष राजपूत जी पत्रिका समाचार और पीपुल समाचार देखते हैं, आपका इस बारे में क्या कहना होगा? सर, विकास के नाम से देखा जाए तो कुछ काम होते हैं, परंतु अधिकतर देखा है कि जब भी माननीय शिवराज जी मुख्यमंत्री जी का आगमन होता है उससे 2 दिन पहले वहाँ पे जो
चीज़ें होनी चाहिए उसको दबाने के लिए कैसे लिपापोती होती है कि छिपानेर जैसी जगह में जब भी उनका आगमन होता है 2 दिन पहले वहाँ की नल जल योजना चालू हो जाती है, वहाँ के रोड बन जाते हैं पूरे, और इस तरीके से वहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को ज़बरदस्ती लाके बिठा दिया जाता है, कुछ पैसे देकर या कुछ बेसबी प्रलोभन देकर भीड़ बढ़ाने के लिए योजनाएं बताकर। हकीकत योजनाएं कुछ चल रही है, इससे लोगों को फ़ायदा भी है, लेकिन यहाँ के जो लोकल के नेता हैं वो किस तरीके से उनको ओरिजिनल चीज़ नहीं बताते हैं। सपोज़ करो मेरे घर में यदि सूखी रोटी बनती है और मेरे यहाँ मेहमान आते हैं तो उनको हलवा पुपड़ी खिलाता हूँ तो उनको तो ऐसा लगेगा कि बहुत अच्छा खा रहे हैं। यही हकीकत माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ होती है कि वो हकीकत देख नहीं पाते हैं, लोकल के नेता सारी चीज़ों को दबा देते हैं। दूसरी चीज़, मैं एक विशेष वर्ग से आता हूँ और उस वर्ग में आपको याद होगा 8 जनवरी को बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, 15 से 20 लाख पब्लिक सर्व समाज को लेके करणी सेना ने आंदोलन किया था, उसमें बहुत बड़ा धोखा किया गया। उसको लेके समाज वर्ग विशेष में बहुत ज़्यादा रोष है और उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। मैं बात कर रहा हूँ करणी सेना की, मैं उसका पक्ष रखता हूँ, पत्रकारिता के साथ साथ मैं समाज के हित भी चाहता हूँ, तो उसके लिए भी उनको परिणाम भुगतना पड़ेगा। क्षत्रिय वर्ग के साथ अनदेखी की बात कर रहे हैं आप संतोष राजपूत जी, और साथ में नेताओं द्वारा सब्ज बाग दिखाने की बात कर रहे हैं। सत्येंद्र सोलंकी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच में मौजूद हैं। मुख्यमंत्री का ये क्षेत्र है और ये जो आरोप हैं ये बेहद गंभीर हैं किसी भी स्थिति में किसी भी मुख्यमंत्री के लिए, आप इसे कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, जिस प्रकार से जो विकास की जो बात चल रही है ये बात बिल्कुल सटीक है कि विकास में यहाँ कोई कमी नहीं है, चाहे आप सड़कों की बात कर लें अन्य, लेकिन सबसे प्रभावी जो चीज़ है आप फ्री बांटने को लेकर जो एक मेरा पक्ष है, क्योंकि हम टैक्स पेयर है। एक्चुअली मैं खुद बिजनेस करता हूँ तो अब जब हम लोग देखते हैं तो जितना मार्जिन हमने निकाल पाते उतना तो हम टैक्स भर देते हैं, और ये टैक्स का पैसा जाता कहाँ है? सड़क, मूलभूत सुविधाएं, और होना भी चाहिए। अगर किसी का अपने से अगर नीचे वर्ग है तो उसका अपने से फ़ायदा होना भी चाहिए, लेकिन वो पैसे ऐसी जगह जाता है जिनका कोई नहीं। यहाँ पर सड़कों का जाल बन रहा है लेकिन गुणवत्ता ऐसी है कि जिनका कोई मतलब आज बनेगी और 4 दिन बाद सड़कें उखड़ जाती है। जैसे इन्होंने नल जल की योजना एक बार बताई, पिछले एक साल के लिए 1 साल पहले की बात है, हमने कवरेज करा था जब ये जल स्वास्थ्य मिशन करके निकला था उसका, तो वहाँ पे ये स्थिति थी कि उन्होंने जहाँ एक पाइप टांग के गए, किसी जगह बेसिंग सिंक लगा दिया, नल लगा दिया, पानी नहीं, उसका कवरेज हुआ। जब तत्कालीन कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर जब उनसे इस संबंध में सवाल करा गया तो उन्होंने ये भी नहीं बोला, उन्होंने ये बोला कि नहीं बढ़िया सुचारू रूप से सारी व्यवस्थाएं चालू है और जो होगा उसमें दिखवा लिया जाएगा। उस समय कराया भी, लेकिन आज की स्थिति में अगर आप देखें 4 दिन बाद कोई भी अधिकारी भूल जाता है। दूसरी चीज़ है, मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है, जैसे मैंने बोला विकास में कोई कमी, लेकिन गुणवत्ताविहीन की मतलब अगर कोई ध्यान नहीं देगा तो निर्माण तो ऐसे ही होना। तीसरी चीज़ यहाँ पे रोजगार, आप यहाँ से जितने भी यहाँ से क्योंकि जिले की दूरी 70 किलोमीटर है, अब यहाँ से जितने भी यहाँ पे बुधनी में फैक्ट्री है, बाकी जगह भी आप देखें रोजगार, यहाँ पे फ्री वाटर, लेकिन रोजगार कमाने को कुछ नहीं दे रहे हैं। बस उनका मतलब ये है कि आप फ्री लो और फ्री बैठ के खाओ, तो जिनको ज़रूरत है वास्तविक उन्हें मिले, सबको मिलने के आज हम सक्षम है। अगर हमें चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो वो दूसरे किसी गरीब का हक हम क्यों खाएं? तो सबसे पहली चीज़ है रोजगार, क्योंकि रोजगार के सिवा किसी भी चीज़ की परिकल्पना की नहीं जा सकती। तो रोजगार और बाकी जो काम चल रहे हैं उनमें गुणवत्ता और देखरेख करके अगर काम होंगे तो पैसे सबका व्यवस्थित जगह लगेंगे। जी, राजेंद्र सत्येंद्र सोलंकी जी का कहना है कि योजनाएं बनी, धरातल पर आई, लेकिन उनका उचित क्रियान्वयन शायद उस तरीके से नहीं हो पाया जिसकी शायद ज़रूरत थी। संतोष खंडेलवाल जी, नई दुनिया, वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच में। मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, जैसे आप बाकी पत्रकार साथियों की राय आप सुन रहे हैं, इस पर आपकी कोई अलग राय है या आप इससे भी इत्तेफाक कर? नहीं, देखिए, विकास इस क्षेत्र में हुआ ऐसे तो कोई नकार नहीं सकता, क्योंकि पिछले 18 साल के पहले का जो नस्लगन था उसमें और आज में बहुत परिवर्तन है। अब चूँकि 18 वर्ष सरकार रही है तो सरकार को विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है, लेकिन समय रहते सरकार ने इसमें सुधार करने की कोशिश की है। ये चुनाव मुझे जहाँ तक लगता है कि लाडली बहना और आदिवासियों पर ये चुनाव लड़ा जाएगा। अच्छा, लाडली बहना का जो ये पूरा एक प्रॉस्पेक्टस चल रहा है उस पर हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं तो उस पर काफ़ी लोग संतुष्ट भी नजर आते हैं और किस्तें समय से उनके खाते में पहुंच भी रही हैं। कोरोना के टाइम पे खाद्यान्न का हर वर्ग तक, एंड यूजर तक उसका वितरण, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो भाजपा को एक बेहद मजबूत स्थिति में लाके खड़ा कर देती हैं कांग्रेस के विरुद्ध। तो क्या आपको लगता है कि चुनाव में इसका सीधा लाभ आपको मिलता दिख रहा है बीजेपी को? हाँ, इसका लाभ तो बीजेपी को मिलेगा। और जहाँ तक विपक्ष का सवाल है तो कांग्रेस ने यहाँ ऐसा कोई काम नहीं किया 18 साल में, मतलब कि जिसकी वजह से कांग्रेस को लोग
वोट देना चाहें, क्योंकि जो काम करना चाहिए विपक्ष को अपनी जो भूमिका निभाना चाहिए उसमें कांग्रेस अपनी भूमिका नहीं निभा सकी। जी, समय जगत से हमारे बीच में हेमंत वैष्णव जी हैं। हेमंत वैष्णव जी, आप बाकी पत्रकार साथियों की राय सुन रहे हैं, आप भी इस बारे में अपनी टिप्पणी दें, फिर अगले प्रश्न पर आएँ। जिस प्रकार से विकास की बात है, विकास तो बुधनी विधानसभा में बहुत हुआ है। उसी को लेकर मैं स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर कहूँगा कि जिस प्रकार से मशीनें तो काफ़ी है, लेकिन मशीन चलाने वाला कोई नहीं है। डॉक्टरों की बात करें तो अभी तक अपने यहाँ नसुलन स्वास्थ्य केंद्र में एक भी हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है। वहीं मैं ये भी कहना चाहूँगा कि लाड़कुई में है, तो लाड़कुई में सिर्फ 2 डॉक्टर पदस्थ है, वो भी आधे दिन ड्यूटी जाते हैं, आधे दिन नहीं जा पाते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो स्वास्थ्य के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। ये तमाम सारी बातों को सुनने के बाद एक चीज़ ऐसा लग रहा है कि बुधनी विधानसभा में जो अधिकारी हैं वो शायद बेलगाम हैं, और यहाँ पर लोकल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कुछ ऐसा मामला है कि जनता और सरकार के बीच में जो उन्हें सेतु का काम करना चाहिए, शायद उस पर वो नाकाफ़ी हैं, ऐसा हमारे पत्रकार साथियों का मानना है। ये समस्याओं की बात रही, बुधनी विधानसभा के धरातल की बात रही जो आप लोगों ने बताया हमें। अब थोड़ा राजनीतिक विषय पर आ जाते हैं, क्योंकि अब चुनाव है। चुनाव के मद्देनजर आपको क्या लगता है कि इस बार कांग्रेस और बीजेपी में कैसा क्लैश आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल, कांग्रेस और बीजेपी में जिस प्रकार बुधनी विधानसभा की बात की जाए तो अभी कांग्रेस कहीं ना कहीं शून्य नज़र आ रही है। जो अभी हमारे जो साथी बता रहे थे उस हिसाब से यहाँ पे धरातल पे कांग्रेस कहीं नज़र नहीं आ रही है। गुटबाजी भी देखी गई। अब बीच बीच में अभी जैसे कुछ जो कार्यक्रम हुए उसमें कहीं ना कहीं नेता नज़दीक ज़रूर आए, लेकिन हल्का सा मनमुटाव उनमें लगा। तो कांग्रेस यहाँ पे अभी धरातल पे उतनी मजबूत नज़र नहीं आ रही। अगर दूसरी पार्टियों की बात करें तो वो तो अभी जैसे कहते नहीं बच्चा गोद में आता है, तो उस प्रकार से कहीं ना कहीं छोटे मोटे कार्यक्रम करते हैं। उनका भी ऐसा कोई अपनों को लगता नहीं है कि वो कोई बड़ा यहाँ पे कर पाएंगे। या पिछली बार भी जैसे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने अपना प्रत्याशी खड़ा करा था, लेकिन वो भी अपने पूरे पैरों पे नहीं खड़ा हो पाए। तो कांग्रेस की बात अगर यहाँ की जाए तो यहाँ ज़मीनी स्तर पे तो कांग्रेस नहीं है। हाँ, जनता ज़रूर बदलाव चाहती है कि इस बार बदलाव होना चाहिए। उसके 2018 वर्ष का ये पूरा कार्यकाल बीजेपी का रहा है, विकास हुआ है। शिवराज जी के लिए चाहत आज भी लोगों के बीच है, लेकिन आम जनता को जो मिलना चाहिए था, जो उनका सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, जैसे अभी अस्पताल की बात की गई है। मैं आपको बताना चाहूँगा, शिक्षा की बात की गई है। यहाँ पे जो आदिवासी क्षेत्र है उसमें 12 या 13 स्कूल ऐसे हैं जिनमें शिक्षक नहीं है, वो शिक्षक विहीन है। तो काफ़ी लंबा समय हो गया। आज भी शिक्षा देखी जाए तो अतिथियों के भरोसे है, जो जिनका भी कोई भविष्य अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय नहीं किया कि उनका भविष्य क्या होगा। तो उनके ऊपर अगर शिक्षा कहीं ना कहीं डाली गई है। वहीं अगर अपन मेडिकल की बात की जाए, आरोग्य केंद्र खोले गए हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में आरोग्य केंद्र खोले गए हैं, ताला नहीं खुलता है, 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए ताला खुलता है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बड़ी जो समस्याएं हैं जिनको लेकर कहीं ना कहीं जनता को ये लगता है कि अब बदलाव होना चाहिए। पंजाब केसरी के अमित शर्मा जी का मानना है कि एक वर्ग है जो बदलाव चाहता है, लेकिन बुधनी में अगर देखा जाए तो बुधनी में दूर दूर तक कांग्रेस नहीं है। सुनील कसेरा जी, आप कहते हैं? बिल्कुल, ये इस बात से मैं सहमत हूँ कि विपक्ष यहाँ नज़र नहीं आता, खास तौर पे कांग्रेस। परंतु ये इस बात को भी सच्चाई में लेना पड़ेगा कि यदि कांग्रेस यहाँ हर बार एक नया कैंडिडेट लाके उतार देती है, जैसे पिछले बार यहाँ यादव जी को लाके उतारा गया, परंतु इस बात में भी बीजेपी को कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा कि मुख्यमंत्री जी का आखिर मिलने वाले वोट कम क्यों हो रहे हैं। यदि पिछली बार वो 80,000 के करीब से जीते थे, तो पिछली बार 58,000 से जीते थे। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि जनता भी शिवराज जी और बीजेपी दोनों से खफा नज़र आती है और इसीलिए वोट में कमी आई थी। जी संतोष मीणा जी, बुधनी विधानसभा की बात आप लोग बता रहे हैं, तस्वीर साफ कर रहे हैं। अब इस बात को अगर हम पूरे मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में लें तो पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी का क्या स्तर रहने वाला चुनाव में? जी, जिस प्रकार हम फील्ड वर्क करते हैं और लोगों से अपनी राय लेते हैं, तो जहाँ तक लोगों की ये है, जो नीचे वर्ग के लोग हैं वो चाहते हैं कि किसी प्रकार सत्ता परिवर्तन हो और उन्हें एक नई सरकार के रूप में जो दूसरी सरकार मिले। परंतु जो बुधनी विधानसभा है वो मुख्यमंत्री जी का गढ़ है और यहाँ इस प्रकार का कुछ नहीं है। यहाँ जो भी है पलड़ा भारी बीजेपी का है और आने वाले समय में भी बीजेपी की सरकार रहेगी। यहाँ पर जो विपक्ष है बहुत कमज़ोर है और मैं नहीं मानता कि किसी प्रकार का यहाँ उलटफेर होगा। बाकी ये पूरे मध्य प्रदेश की बात की जाए तो
जो बीजेपी के कार्यकर्ता है या मंत्री हैं उनसे जो जनता है वो काफ़ी नाराज़ है। अब मुख्यमंत्री जी अपने बल पर कितनी सीट ला पाते हैं ये तो एक विषय अलग ही रहेगा। संतोष राजपूत जी, अक्सर देखा गया है कि राजनीति में आजकल कुछ ऐसा चलन हो गया, पहले भी ऐसा देखा गया है, किसी विशेष व्यक्ति के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता है। सब मिलाकर राजनीति में चुनाव में एक नायक तय किया जाता है, उस नायक के पीछे उसका चेहरा लगाकर और उसकी जो पर्सनालिटी उसका व्यक्तित्व लगाकर चुनाव लड़ा जाता है। तो कहीं ऐसा लगता है कि बुधनी विधानसभा में शिवराज सिंह जी का व्यक्तित्व ही काफ़ी है और बाकी यहाँ के नेताओं के प्रति जो लोगों का एक वो है विक्षोभ है वो कहीं दरकिनार हो जाएगा और आखिरकार बुधनी में फिर से उनकी सरकार बन जाएगी यहाँ पर विधायक के तौर पर। लेकिन पूरे मध्य प्रदेश की बात हम करें तो उस पर क्या आप कार्रवाई है? जी हाँ, ये बात तो सही है कि बुधनी विधानसभा क्षेत्र में माननीय शिवराज जी का इतना वर्चस्व है कि लोगों के दिमाग में उनकी छवि बनी हुई है। और उसका दूसरा कारण ये है कि यहाँ पे विपक्ष है ही नहीं। पब्लिक के यदि नाराज़गी भी है तो उसके पास ऑप्शन नहीं है, तीसरी कोई पार्टी दिख नहीं रही। कांग्रेस से सभी खिलाफ हैं, दूसरा कांग्रेस के पास कोई उम्मीदवार उचित नहीं है। तो इसका फ़ायदा तो बीजेपी को होना है। रही बात प्रदेश की, तो प्रदेश लेवल पे भी विरोध बहुत ज़्यादा है, लेकिन साम दाम दंड भेद की राजनीति बीजेपी करती है और इससे विजय हासिल कर लेगी। सत्येंद्र सोलंकी जी, 17-18 महीने की कमलनाथ जी की सरकार चली थी मध्य प्रदेश में। उन 17-18 महीनों की अगर हम बात करें तो इस चुनाव में उन जो बीते दिनों का शासन था कांग्रेस का, उसका कमलनाथ को आपको लाभ मिलता दिख रहा है या फिर नुकसान? देखिए, जो 18 महीने की अगर कांग्रेस की सरकार की अगर हम बात करें, जैसे कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगाती है कि हिंदुत्व के नाम पर राजनीति करती है या जातियों के नाम पर राजनीति करती है, तो कांग्रेस का अगर बैकग्राउंड देखेंगे तो वो भी इसी बेस पे काम करते हैं। कोई किसी संप्रदाय का सपोर्ट, कोई किसी संप्रदाय का सपोर्ट करता है। जब कांग्रेस के पास निश्चित बात है जनता ने ही कांग्रेस को चुना था। जब 18 महीने की सरकार आई थी तब इस विधानसभा की, जब सीएम साहब का विधानसभा था, उसमें प्रभारी मंत्री बना दिया आरिफ अकील जी को। जब जनता का जिनसे जुड़ाव ही नहीं है तो अगर जनता किसी से कोई काम होगा, परेशान होगी तो किसके पास जाएगी? निश्चित बात है वो अपने निकटतम व्यक्ति को देखती है। दूसरी बात, जैसे एक एग्जांपल दूंगा मैं आपको बुधनी विधानसभा का, जब अरुण यादव जी को यहाँ कैंडिडेट बनाकर उतारा गया था तो जब जितना न्यूज़ सोचा था उससे बेहतर स्थिति थी। मुख्यमंत्री जी की लीड भी कम हुई थी, सारी चीज़ें हुई थी, लेकिन जब चुनाव में जब हार का सामना करना पड़ा तो अरुण यादव जी दूसरी बार क्षेत्र में नहीं दिखे। अरुण यादव जी की बात कर रहे हैं, कांग्रेस की बात कर रहे हैं, तो अरुण यादव जी भी, कमलनाथ जी भी, ये सब लोग अपने एरिया में कथा करवा रहे हैं बागेश्वर धाम की। अरुण यादव जी कांवड़ यात्रा निकाल रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इलेक्शन के समय में धर्म को वो अपना हथियार बना रहे हैं? देखिए, ये तो पहली चीज़ है, धर्म को हथियार बनाना। जब उन्होंने देखा कि वो कहता है ना, जिस ओर हवा चले उस ओर तिवाए रख दो, तो वो वाली कंडीशन में इस समय कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस पहले सब चीज़। अब उन्होंने देखा कि बीजेपी इसके के सरकार में आ रही है तो निश्चित बात है वो इसी के बाद में, नहीं तो आप अगर कुछ पुराने कमलनाथ जी की बात करें या किसी की बात करें, आप कांग्रेस के स्टेटमेंट उठा के देंगे तो हमेशा धर्म के विरुद्ध या कुछ ना कुछ वो उसमें कमियाँ निकालते रहते हैं। लेकिन जैसे अरुण यादव की बात बता रहा था मैं, तो अरुण यादव जी जब हारे तो उसके बाद एक बार भी क्षेत्र में एक्टिव नहीं रहे। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, जब अमेठी में स्मृति ईरानी राहुल गांधी जी के सामने जब खड़े होते, एक बार हारी लेकिन उन्होंने क्षेत्र नहीं छोड़ा, तो दूसरी बार उन्होंने, मतलब राहुल गांधी कांग्रेस का एक दिग्गज नेता है, बड़े नेता, जब उनको वो क्षेत्र में एक्टिव रहकर हरा सकते हैं तो अरुण यादव जी तो ये मतलब एक मतलब कांग्रेस कुल मिला के बुधनी विधानसभा में चाहती नहीं कि अपने कैंडिडेट जीते। आप लोकल के कैंडिडेट उतार नहीं रहे, आप बाहर के कैंडिडेट अगर उतार रहे चुनाव में तो उनको अगली बार मतलब जैसे ही हारे वो उनके क्षेत्र में है ही नहीं, तो व्यक्ति कांग्रेस को किस लिए वोट करेगा? एक बार मौका दिया था उन्होंने कांग्रेस को, जो 18 महीने की सरकार थी, लेकिन वो अपनी सरकार नहीं संभाल पाए, तो आम जनता की तो उसमें कोई गलती नहीं है। अपनी सरकार नहीं संभाल पाए तो आम जनता क्या संभालेंगे? डॉक्टर प्रभुराम चौधरी मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं। अभी पता चला कि झंडारोहण करते समय स्वास्थ्य मंत्री ही चक्कर खा के गिर पड़े। कुछ ये जानकारी किसी के पास थी? क्या है मसला पूरा? जो मैंने न्यूज़ पे सुना था वो यही है कि झंडा बंधन करते हुए कुछ तबीयत ख़राब हुई जिसके कारण बीमार हो गए। अब वो अंदर की बात क्या है तो मुझे नॉलेज नहीं है। चलिए, तबीयत तो किसी भी खराब हो सकती है। तो पूरे मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बताइए, इस बार विधानसभा चुनाव में कौन किसको पटखनी दे सकता? देखिए, पूरे चुनाव जो रहेगा उसमें गुटबाजी का सामना तो दोनों दल को करना पड़ेगा। पहले जहाँ कांग्रेस में गुटबाजी थी, अब भाजपा में भी गुटबाजी है, तो वो तो उससे किसी को नकारा नहीं जा सकता है कि अब रहा सवाल 18 महीने की कमलनाथ जी की सरकार का, तो कमलनाथ जी कहते हैं मैंने किसानों का कर्ज माफ़ किया है और भाजपा वाले कहते हैं कि नहीं किया है। इसका सीधा असर मतदाताओं पे पड़ेगा, मतदाता उसका मतदान के समय क्या उपयोग करता है। बाकी लगता यही है कि पुनः सरकार तो भाजपा की
बन जाएगी। पुनः सरकार भाजपा की बन जाएगी, ऐसा आपका कहना है। 18 महीने की सरकार कमलनाथ जी की रही, उसमें किसानों के कर्ज माफ़ होने की बात थी। बहुत सारे किसान इस बात से नाराज़ हैं कि साहब वो तो रहे, हमारे कर्ज माफ़ नहीं किए। दोबारा बहुत सारी योजना वो हमको फिर सब्जबाग दिखा रहे हैं कि 1000 को मैं 1500 कर दूंगा, टंकी को 500 में कर दूंगा, और भी बहुत सारे उनके वायदे हैं। तो क्या ऐसा है कि जनता उनके वादों को मान लेगी इस बार की नहीं? जनता जो वादे कर रहे हैं कमलनाथ, क्या उस वादों पे यकीन करेगी? ऐसा मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से 2 लाख के कर्ज माफ़ी पे भी नहीं हुए थे, उस प्रकार से शायद ही है कि मतदाता माने कि ये योजनाओं का लाभ हमें मिल सकेगा कि नहीं मिल पाएगा। इसलिए भाजपा सरकार ही इस बार भी बन पाएगी। आप सब एक बात बहुत मुखर होकर कह रहे हैं कि बुधनी विधानसभा में शिवराज सिंह जी का जो एक पक्ष है वो बहुत मजबूत है, लेकिन यहाँ पर इनके जो लोकल नेता हैं, स्थानीय जो नेता हैं, वो कहीं न कहीं से वो एक नाराज़गी का जरिया बन रहे हैं। तो वो जो लोकल नेताओं की नाराज़गी है जनता के बीच में, क्या इसका चुनाव पे कुछ ऐसा असर पड़ सकता है कि कुछ उलटफेर हो सकता है? नहीं, नाराज़गी की जहाँ तक बात है, जनता बिल्कुल लोकल के नेताओं से नाराज़ है। और जिस प्रकार से जनता एक रुख बना चुकी है कि कहीं ना कहीं बदलाव भी देख रही है, और उस दोनों के बीच में अगर अपन जिस प्रकार से अभी आप बोल रहे थे कमलनाथ जी की जो बात निकल रही थी, तो कमलनाथ जी को जो समय मिला है 15 वर्ष, आप बताइए कि बड़ी बड़ी योजनाओं में 15 महीने में कुछ भी नहीं होता है। अपन बात करें, जब अपन बात करते हैं कि 18 महीने की बीजेपी सरकार में आज भैरुंदा नसुलगन से सिर्फ भैरुंदा हुआ है, 18 महीने में मात्र भैरुंदा हुआ है। जबकि देखा जाए तो बुधनी में फैक्ट्रियां डल गई हैं, अभी एक बहुत बड़े हॉस्पिटल का कहीं ना कहीं अभी मेडिकल कॉलेज का जिस प्रकार से भूमि पूजन किया है, तो 18 महीने में जब भैरुंदा 18 साल की अगर बात करें तो भैरुंदा ही हुआ है नसुलगंज, तो 15 महीने में अगर कमलनाथ जी ने वादा किया था और वो पूरा नहीं हुआ, तो अगर सरकार रहती 5 वर्ष से अगर वो सरकार चलती, तो कहीं ना कहीं प्रयास उनका भी रहा है। शुरू में जो छोटे छोटे जो खाते थे उनको कहीं ना कहीं उन्होंने माफ़ करा है, कहीं ना कहीं उनका लोन माफ़ हुआ है। तो अगर देखा जाए कि 5 वर्ष की अगर सरकार रहती तो ज़रूर लोन माफ़ होता, जो 2 लाख की जो बात की जा रही थी। और अब जिस प्रकार से बात की जाए तो इस समय लाडली बहना जो योजना है उसने डेकाड्रॉन का काम किया है बीजेपी के लिए। लाडली बहना योजना जिस प्रकार से आई और जनता को जिस प्रकार से, महिलाओं को जिस प्रकार से जो 3 जो किस्तें मिल गई अंतिम समय में, तो कहीं ना कहीं ये मान लें कि परसेंटेज तो बीजेपी का बढ़ा है। अंतिम समय में लाडली बहना योजना वो एक तरीके से संजीवनी का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी के लिए। नसरुल्लागंज जो बुधनी विधानसभा का एक मार्केट है, जहां पर हमारे पत्रकार साथी कलम के सिपाही ये सारे लोग इकट्ठा हुए, इनसे गोष्ठी हुई, परिचर्चा हुई चुनाव को लेकर, यहाँ की समस्याओं को लेकर, आने वाले विधानसभा चुनाव पे इसके असर को लेकर। सबकी अपनी मिलीजुली प्रतिक्रिया रही, खट्टे मीठे अनुभव रहे, तीखे प्रश्न रहे, व्यवस्थाओं पे प्रहार किया है, अव्यवस्थाओं पे प्रहार किया है, और साथ में यह खुलकर बताया भी है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या रहेगी। और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे, आम जनता से भी मिलेंगे। बने रहिए हमारे साथ इस असल धरातल की हकीकत जानने के लिए।